हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर व्यू प्रेप गुरु। चलिए आज का एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट इंडिया मस्ट कीप इन माइंड व्हेन इट कम्स टू टर्की, इंडियन एक्सप्रेस का। दूसरा है वाइल्डली डिसरप्टिव, टाइम्स ऑफ इंडिया का। तीसरा है एन अल्कोहल फ्यूल्ड फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी, इकोनॉमिक टाइम्स का। और चौथा है प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन पॉसिबल, इकोनॉमिक टाइम्स का ही। व्हाट इंडिया मस्ट कीप इन माइंड व्हेन इट कम्स टू टर्की। टर्की ने हाल ही में कहा है यूएसए कि वो काबुल एयरपोर्ट का चार्ज दे दें। टर्की के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये पाएंगे कि काबुल का एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी है वो ऑलरेडी रन कर रहा है, और जब वो पूरा का पूरा चार्ज लेने की बात कर रहा है तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि यूएस वहाँ से एग्जिट कर रहा है और टर्की जो है प्रो इस्लामिक कंट्री बनना चाह रहा है, राइट। और इसने कुछ ऐसी सी बातें कही हैं जो कि हम आगे देखेंगे तो ये पाएंगे कि इट्स अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। टर्की का पाकिस्तान के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट एर्दोगान का जो एम्बिशन है कि वह इस्लामिक वर्ल्ड का लीडरशिप ले ले, इनफैक्ट सऊदी अरब से लीडरशिप लेके अपने अंडर कर ले, उसको पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ओपनली सपोर्ट किया। नतीजा ये हुआ कि सऊदी अरेबिया गुस्सा हो गया और पाकिस्तान की आर्मी को सऊदी अरेबिया जा कर के माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर बाद में पीएम ने भी फॉलो अप किया वहाँ के। अफ़गान के साथ भी इसके रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। इनफैक्ट हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो है इसी का इनिशिएशन है, इसका दूसरा नाम भी इसी सिटी के नाम पर है, डैट इज़ इस्तांबुल प्रोसेस। चैलेंजेस इंडिया के लिए काफ़ी हैं कि टर्की के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं, बिकॉज टर्की इज़ बिकमिंग प्रो इस्लाम। वो बातें बोलता है जिससे कि इस्लामिक कंट्रीज़ खुश हो जाएं, जैसे कि वो कश्मीर क्वेश्चन को लेकर के पाकिस्तान का ओपन सपोर्ट करता है, राइट, कि कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हो रही है और पाकिस्तान जो हथियाए हुए है दैट्स इनफैक्ट वैलिड, जो कि गलत बात है। टर्की ट्राइंग टू बिकम चैम्पियन ऑफ पैलेस्टाइन ऑल्सो, जहाँ इंडिया जो है पैलेस्तीन की पॉलिसी को साइडलाइन कर रहा है, जहाँ इंडिया इजराइल की तरफ बढ़ रहा है, वहीं टर्की इसका फ़ायदा उठा करके पैलेस्टाइन के केस को ज़ोर शोर से उठा रहा है। इतना अधिक उठा रहा है जितना कि राइवल जो उसके अरब कंट्रीज़ हैं वो भी नहीं कंसिडर कर रहे होंगे। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि टर्की का जो पोजीशन है उस पर हमें वाइगरसली एक्शन लेना चाहिए, और दूसरी तरफ जहां कहीं भी वीक पॉइंट्स मिलते हैं एर्दोगान के पॉलिसी के, वहां पर हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात उठानी चाहिए और वहां जो भी कंट्रीज इसके अगेंस्ट हैं एर्दोगान के, उनका सपोर्ट लेना चाहिए। पर डिप्लोमेटिक चैनल्स शुड बी केप्ट ओपन और इंटेंसिवली बायलैटरल एंगेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए अंकारा के साथ, टर्की के साथ। नेक्स्ट है वाइल्डली डिसरप्टिव। हाल ही में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में यह रिपोर्ट जारी हुई कि 2020 में इसने लगभग 1792 हेक्टेयर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए सुपुर्द कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। यह आश्चर्य की बात है। पैंडेमिक समय में जहाँ पे साइट विजिट पॉसिबल नहीं था, वहाँ उस समय में बिना साइट का विजिट किए कि इससे इन्वायरमेंटल लॉस क्या हो सकते हैं ट्रांसफ़र करने से, उसने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया। यह भी देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी जा रही है एट द कॉस्ट ऑफ इकोलॉजी, जिसके खराब असर देखने को मिल सकते हैं। यानी इकोनॉमिकली नुकसान भी हो सकता है, इकोलॉजिकल नुकसान तो हो ही रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि कहीं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ गवर्नमेंट के प्रेशर में तो नहीं है। इट मीन्स इट इज़ लूजिंग इट्स ऑटोनॉमी ऑल्सो। हमें अल्टरनेटिव या फिर लेस डिस्ट्रप्टिव रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और यदि कोई ऑप्शन नहीं है तो जो भी प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए दैट शुड बी लेस इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्टिव। इट्स एन ऑब्वियसली एन एक्सट्रीम लैक्सिटी फ्रॉम NBWL। हमें इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। एन अल्कोहल फ्यूल्ड फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट जारी की है जिसने कि रोड मैप दिया है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, दैट इज़ द रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया बाई 2025 तक। 2025 तक हमें 20% तक इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी होगी पेट्रोल के साथ, यही इसमें बताया गया है। 2022 तक 10% ब्लेंडिंग होगी और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 12, 15, 18% कर करके 2025 तक इसे बढ़ा करके 20% किया जाएगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ पेट्रोल के साथ किया जाएगा, डीजल के साथ नहीं। इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। इन्वायरमेंटली हम देखें तो पार्टिकुलेट मैटर्स ये रिलीज़ नहीं करता है, अनलाइक कार्बन बेस्ड फ्यूल,
और कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे हार्मफुल गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस और पॉल्यूटेंट्स हैं, उनके एमिशन को भी यह कम करता है, अनलाइक पेट्रोल एंड डीजल। इकोनॉमिक बेनिफिट देखें तो यह एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, इंडस्ट्रीज़ बैठेंगी इसको प्रोसेस करने के लिए। एग्रीकल्चर में भी चूँकि ये क्रॉप बेस्ड फ्यूल होता है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी प्रमोट होगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रमोट किया जाएगा ताकि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो सस्ते से सस्ता और फास्ट तरीके से कैसे हो, और कौन कौन से क्रॉप्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑब्वियस इससे फार्म्स का जो इनकम है वो भी डबल होगा। वे फॉरवर्ड में हम ये लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट को बायो रिफाइनरीज और बायोगैस हार्वेस्टर्स के इस्टेब्लिशमेंट के लिए इंसेंटिव देना चाहिए ताकि इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है जो इथेनॉल का जो प्रोसेसिंग है वो और बड़े पैमाने पे हो सके और सस्ते में हो सके। बायोगैस प्लांट्स को यदि प्रमोट किया जाता है तो इससे हाइड्रोजन फ्यूल को भी प्रमोशन मिलेगा। इट्स अ प्रॉमिसिंग फ्यूल, और हमने इसके बारे में पढ़ा भी है कि यदि इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जाने लगा हाइड्रोजन फ्यूल का तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्रांति आ सकती है। यूपीएससी में सवाल आ सकता है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में और इससे क्या फ़ायदे हैं या इससे नुकसान क्या है, इम्प्लीकेशंस। नेक्स्ट है प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन पॉसिबल। गवर्नमेंट ने यह आर्गुमेंट दिया है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है टेररिज्म और अलग तरीके के क्राइम जैसे कि चाइल्ड एब्यूज़ के लिए। बट ये इसी तरीके का आर्गुमेंट है कि चूँकि कार की वजह से किसी की जान भी जा सकती है, कोई कार किसी व्यक्ति पर चढ़ सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको इस्तेमाल ही ना किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।